मैं मुजफ्फरपुर में पहुंच चुकी हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब से 1.5 घंटे के बाद यहां पर उनके संबोधन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दरभंगा से वो शुरुआत करेंगे। सबसे पहला भाषण वहीं पर होगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। यहां पर कुछ युवा मौजूद हैं, ये एसएससी जीडी अपने मेडिकल एग्जाम को लेकर क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? जी, हम लोग भर्ती एसएससी जीडी 2018 कैंडिडेट है, जो कि 3 साल प्रोसेस में होने वाले, लेकिन अभी तक हम लोग का न प्रोसेस चालू हुआ है, अभी तक ना हम लोग को ज्वाइनिंग दिया गया है। हम लोग मेडिकल फिट है, टोटल 85 हम लोग कैंडिडेट है। वजह से आप चाहते हैं कि मोदी जी के जरिए आप अपनी बात यहाँ पर बुलंद कर पाए, उनको दिखा पाइए। हाँ, हम लोग 2018 में रिक्वायरमेंट निकला था, जिसमें रिटेन, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ पास कर चुके हैं, और अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। और 3 साल लेट होने से ओवर एज हम लोग हो चुके हैं। अगला कोई भी वैकेंसी में हम लोग सैनिक में, अर्ध सैनिक में नहीं जा सकते हैं। इसलिए लोगों की ये समस्याएं आप सुन रहे हैं। कुछ बुजुर्ग दादा, कहाँ से आए हैं आप? खतिया से आए हैं। कौन सा मुद्दा है जिसको ध्यान में रख के वोट डालने के लिए जाएंगे? मुद्दा है वोट डालने के लिए, मतलब एथी छापना। क्या थी? अभी सोच रहे हैं, अभी ये ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं, इस तरफ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं साहब आप लोग? हम पारू से आए हैं। कौन सा मुद्दा है जिसको ध्यान में रख के वोट करने के लिए जाएंगे? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा, आप बताइए। विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा। मोदी जी को सुनने आए हैं? हाँ। आज कौन सी बात है जो चाहते हैं आप लोग कि प्रधानमंत्री यहाँ से बोले? विकास के मुद्दे पर बोलेंगे। विकास के मुद्दे पर ही बोले। विकास के मुद्दे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपको भी लग रहा है जी, विकास के मुद्दे पर ही बोला जाए। यहाँ पर बता दे रोहित कि भारी भीड़ देखी जा रही है। कम से कम इस तरह की 15 लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, काफी दूर तक अगर आप देखेंगे, और यहाँ काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त भी। हालांकि अभी टाइम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को शुरू होने में, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। एक तरफ तो वोट डालने के लिए लंबी लाइन है, चित्रा समझ में आता है, आदमी मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचता है, लेकिन पीएम की रैली में लाइन में लगे हैं लोग ताकि एंट्री मिल जाए, अंदर जाकर बैठ सकें। ये लंबी लंबी कतारें वहां पर भी लगी हुई हैं। संजय जी, जो तेजस्वी यादव की रैलियों को लेकर सवाल पूछे गए बीजेपी नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि हमें कोरोना का भी ख्याल है, इसलिए हम रैली को शक्ति प्रदर्शन की तरह प्रस्तुत नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है वाकई ऐसा है, या इसके भी राजनीतिक मायने हैं जो तलाशे जा रहे हैं? नहीं, अगर देखिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन जो आपको सूट करता है उसके आधार पे दिया जाता है। अगर आपकी रैली में भीड़ ना आए तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन है कि भाई कोरोना काल है और हमने अपने समर्थकों को कहा है कि कम से कम संख्या में आए। और अगर भीड़ बहुत जमा हो जाती है, तब आप एक अलग एक्सप्लेनेशन लेके आते हैं, कहते हैं उत्साह इतना है हमारे नेताओं के लिए, हम किसको मना करें। तो भीड़ के हिसाब से जिस तरह का नैरेटिव आपको सूट करता है, उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा। लेकिन आशुतोष, आपने देखा कुछ लड़के अभी बैनर पोस्टर लेकर खड़े थे, उन्होंने कहा 3 साल हो गए, अभी तक अटका हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं आऊंगा तो पहले साइन से 10 लाख नौकरी हो जाएंगी। और ये इस देश का इतिहास है, जहां जहां एक साइन से नौकरी हुई है, वहां वहां नौकरी करने वाले जीवन भर भुगते हैं फिर उस चीज को। क्या इस चीज को लेके तेजस्वी लोगों में एक कन्विंसिंग बात कहीं ला पाएंगे? देखिए, ये अगर आप चाहें तो 2014 का उदाहरण भी ले सकते हैं, जब मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। तो ये उसी तरीके का एक बात कहने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि जो बिहार के अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश को बेरोजगारी के जरिए तेजस्वी ने तेजी से उठाया है। और ये नाराजगी अगर आप देखें तो नीतीश के खिलाफ ज्यादा दिखाई पड़ती है कि आपसे हमें उम्मीद थी और आपने हमें नहीं दिया। क्योंकि अगर आप बिहार के अगर डेटा के बारे में बात करेंगे तो बिहार में जो 15 साल से 29 साल के बीच में है, उनके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 30.9% है, जबकि भारत का जो अखिल भारतीय जो डेटा है वो 17.3% का है। यानी जबरदस्त गिरावट है। महिलाएं, सिर्फ 4% महिलाएं हैं जिनके पास रोजगार है बिहार के अंदर, और ये हिंदुस्तान का सबसे खराब आंकड़ा है। तो अगर इस मुद्दे को अगर वो उठाते हैं और उठाने के बाद अगर उसको ट्रैक्शन मिलता है तो मुझे हैरानी नहीं होती। दूसरी बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि बिहार के लोगों को इस बार की तकलीफ ये है। ये आशुतोष आंकड़ा मजदूरों की घर वापसी के बाद का है या पहले का है? ये आंकड़ा पिछले 1 साल का है। आप मान के चलिएगा, अब ये 2018-19 का जो आंकड़ा होता है, अभी अपडेटेड आंकड़ा उस तरीके से नहीं है। अब इसको अगर आप इस तरीके समझिए कि जो बिहार का आदमी जो कमाने के लिए दिल्ली आया, मुंबई आया और बिहार से बाहर निकला, उसने कोरोना के दौरान देखा कि उन शहरों ने उनको डिसोन कर दिया। वहां से उनको पैदल चलना पड़ा, घर वापस आना पड़ा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा अगर ये लोग आएंगे तो इससे कोरोना फैलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस पैशन के साथ, जिस कंपैशन के साथ इनको एक्सेप्ट करना चाहिए तो एक्सेप्ट नहीं किया। और इस मामले में मैं खुद बड़ा हैरान था, क्योंकि नीतीश कुमार एक अलग तरीके के मुख्यमंत्री माने जाते थे। ये कहना कि उन शहरों ने जहां वो काम करते थे उनको डिसोन कर दिया, आपको लगता नहीं कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति है?
क्योंकि आमतौर पर जब कोई समस्या आती है तो हर व्यक्ति का पहला जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि वो अपने नेटिव प्लेस पहुंच जाए, वो अपने घर पहुंच जाए, अपने परिवार के बाकी लोगों के पास पहुंच जाए, बनिस्बत इसके कि जहां वो है, जहां से उसका संपर्क केवल एक शायद फोन के माध्यम से है या आजकल कुछ हद तक वीडियो कॉल के माध्यम से है, वो लोग उसके साथ हों उस समय में। आखिर इतने लोग क्यों घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए? वो तो जो लोग छोड़ने के लिए मजबूर हुए वो कोई 5 साल से काम कर रहा होगा, 10 साल से काम कर रहा होगा, कुछ लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे थे कि हम 25 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली ने डिसोन कर दिया इसलिए मजदूर भाग रहे थे या फरीदाबाद ने डिसोन कर दिया या गुड़गांव ने डिसोन कर दिया। क्या कहते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जमीन पे, क्या उससे ज्यादा फर्क पड़ता है? जितने लोग जो पैदल दिखाई पड़ रहे थे हाईवे पे, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि फैक्ट्री मालिकों ने हमको घर से निकाल दिया, मकान मालिकों ने हमको घर से निकाल दिया, जब हम सड़क पर आए तो पुलिस ने हमारी पिटाई की और हम कहां जाते, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये जो मनोवैज्ञानिक जो एक असर होता है इस बात का, वो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम जहां थे वो पराया था, हमें अपने घर जाना है और हमारे घर के मालिक ने अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया या ऐसी बातें की जैसे हम लोग एक अपराधी के तौर पर आ रहे हैं, तो उसका तो रिएक्शन होगा। ठीक है आलोक जी, लेकिन जब जेडीयू के नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें बता दीजिए बिहार से बेहतर किसी ने मैनेजमेंट किया हो पलायन करके आने वालों का। तो हमने कैंप लगाए, हमने उनकी बाकायदे टेस्टिंग कराई, हमने बाकायदे उनके लिए राशन पानी का इंतजाम किया। फिर आलोक मेहता। देखिए रोहित जी, 2 बातों पर ध्यान दीजिए। ये सही है कि शिकायतें हैं, दावे सरकारें जो नेता हैं वो तो करते हैं, वो कितना जमीनी वो सोचते हैं मोबाइल से हमने खबर पहुंचा दी कि ये मिल जाएगा। कई हद तक काम भी हुआ है लेकिन पूरे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा में ध्यान आकर्षित, रोजगार यदि मुद्दा है, आप ध्यान दीजिए, आपने जब घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी हुआ बीजेपी का भी, राजीव प्रताप रूडी कहीं दिखाई दिए? उनको लालू यादव को निपटाने के लिए ही मंत्रिमंडल से हटाया गया था कि उनके प्रभाव को कम करें उस इलाके में, और वो स्किल डेवलपमेंट उनके पास मिनिस्ट्री थी। कौशल विकास के नाम पर रोजगार से पहले यदि लोग शिक्षित करने का काम, उनको तो हटा दिया गया, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर बिहार में होना चाहिए था कुछ शुरू हुआ। लेकिन मैं जानता हूं कई आपके फरीदाबाद से लेकर के और बस्तर भी चले जाइए, वहां लोगों को 100% रोजगार मिल गया। जो वहां से काम किया कहीं ना कहीं फैक्ट्री में, कहीं दूसरी जगह उसको कारीगर का काम मिल गया।